हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलाइट कैम। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो जेई मेन 2025 में जनवरी अटेम्प्ट में जो भी सवाल पूछे गए हैं इन ऑल द शिफ्ट उनको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी यहाँ पे सीरीज बनाने वाला हूँ केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं और जनवरी अटेम्प्ट में उन चैप्टर से जितने भी सवाल आए हैं उनको हमको साथ में मिलकर डिस्कस करना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफी सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, कहीं कहीं पे दो सवाल भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहला सवाल जो 22 जनवरी शिफ्ट वन के अंदर पूछा गया था और ये सवाल बड़ा ही आसान सा है। देखिए सवाल क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ हीलियम कैलकुलेट करनी है। हीलियम आयन मतलब हीलियम पॉजिटिव की कैलकुलेट करनी है। इसके बारे में हमको जनरल बातें ये पता है कि देखिए इसके लिए जेड की वैल्यू 2 होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अपन बहुत ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर 1 नहीं है, एन बराबर इसके लिए 2 होता है। देखिए होता क्या, जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस हो गया मान लो, इसके बाद में ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, फिर ये एन की वैल्यू 2 हुई, फिर एन की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से 4 आएगी। तो मान लो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रेजेंट है और वो जाना चाहता है ऊपर के एनर्जी लेवल में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसके लिए एन बराबर 2 होगा। समझ में आ रहा है, इसके लिए एन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन बराबर 2 है। अब हमको ये पता है दूसरी साइड में इन्होंने एक चीज और लिखी है कि जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस उसको ए नॉट मान के कर दो और उसकी टर्म में इसकी वैल्यू कैलकुलेट आपको कर दी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आर एच ई प्लस बराबर एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन की जब हम रेडियाई कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आती है, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। और एन उसके लिए 1 होता है, जेड की वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर 0.529 एंगस्ट्रॉम को क्या मान लिया है इन्होंने, ई नॉट मान लिया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो दो कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा 2 ए नॉट के बराबर। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास में है, यानी ऑप्शन 2 हमारे लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो 22 जनवरी से 2 के अंदर पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन ये है कि स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर 2pz टू 2py ट्रांजिशन। देखिए जब हम बात करते हैं ना 2pz और 2py ट्रांजिशन की, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन 2pz से 2py में नहीं जा सकता है। उसके पीछे रीजन देखो, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एल की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एल जीरो नहीं हो सकता है, वो +-1 होना चाहिए, यानी कि पी से वो डी में जा सकता है, ठीक है, पी से वो एस में जा सकता है। इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ पी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, और पर्टिकुलरली अगर मैं 2p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ तो 2p ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, एक इसमें 2p x हो जाएगा, एक 2p z हो जाएगा, एक 2p y हो जाएगा। यहाँ पे सवाल या स्टेटमेंट सेकंड ये कह रहा है कि 2px एंड 2py आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है, यानी स्टेटमेंट वन तो यहाँ पे इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, यानी ऑप्शन सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे लिए सही आंसर होगा। बड़ा ही इजी सवाल था, आई थिंक आप लोगों का सही हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन। ठीक है, इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी दे रखी है, लेम्डा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 900
लैम्ब्डा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है 900 नैनोमीटर, ठीक है। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज suitable फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन, या फिर आप मतलब बेसिकली क्या है कि हीट ट्रीटमेंट किया है, और हीट ट्रीटमेंट के अंदर जो वेवलेंथ रेडिएशन की यूज करी है दैट इज 900 नैनोमीटर। अब आपको ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी हैं उनको ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रेडिएशन है विच इज बिलोंगिंग टू विच सीरीज, ये लाइमन सीरीज को बिलोंग करेगा, ये बामर सीरीज को बिलोंग करेगा, पास्टन सीरीज को बिलोंग करेगा, या फिर ये पास्टन सीरीज में 5 to 3 या फिर इन्फिनिट टू 3 को बिलोंग करेगा। अब हमको ये पता है जो लैम्ब्डा होता है 1/लैम्ब्डा, इट इज इक्वल टू आर एच डॉट जेड स्क्वायर इंटू 1/L1 स्क्वायर माइनस 1/L2 स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ। अब 1 इसको तो अपन 900 नैनोमीटर मान लेंगे। अब नैनोमीटर में वैल्यू है, ऊपर जो हम आर एच की वैल्यू ले रहे हैं वो किसके अंदर है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर है, और कहीं ना कहीं इसको भी अपन सेंटीमीटर में लेके चलेंगे, वो अभी कर लेते हैं, रुको जरा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 10⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स इंटू जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो गई, 1/N1। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मतलब बेसिकली यहाँ पे अपन को N1 इनफाइनाइट की वैल्यू तो कहीं ना कहीं क्या होगी, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 1/N1 की वैल्यू अपन को बेसिकली यहाँ पे 1/N1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। अगर इसी चीज को मैं किसके अंदर लिखूंगा, सेंटीमीटर में, तो हो जाता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर ऊपर आएगा 10⁻⁷ डिवाइड बाई 900, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁵। आप यहाँ से यहाँ इस वैल्यू को कैलकुलेट मतलब कैंसिल आउट कर सकते हो, 10⁻², ठीक है। और 10⁻² से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गई, और कहीं ना कहीं ये 1/N1 स्क्वायर के बराबर आया। तो कह सकते हैं अपन ये कि रिजल्टेंट जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हमारी बन रही है, 1/9 बराबर 1/N1 का स्क्वायर। अब सिंपल से तुम मैथ के स्टूडेंट हो, मुझे बता सकते हो N1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आई थिंक आपकी वैल्यू यहाँ पर 3 ही आएगी। यानी ये जो पर्टिकुलर रेडिएशन है वो बिलोंग करेगा पास्टन सीरीज को, यानी हमारा जो आंसर है क्या आ जाएगा, इनफिनिट टू 3, यानी इट इज बिलोंगिंग टू द पास्टन सीरीज। देखो सिंपल से अगर तुम थोड़ा सा भी माइंड या कॉमन सेंस यहाँ पे लगाते तो सवाल कैसे बन जाता डायरेक्टली। 900 नैनोमीटर है, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, कहीं ना कहीं 3, मतलब अगर मैं 9 का, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो वो 3 के बराबर आएगा, यानी N1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 3 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो पास्टन सीरीज के बराबर है, मतलब आंसर जो सीरीज है दैट इज पास्टन सीरीज। तो उस तरीके से ये सवाल भी हम लोग कर लेंगे बड़ी ही इजीली। अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, which is been asked in 23 January shift 2, given below are two statements. Statement 1, for a given cell the total number of allowed orbital is given below। ये बहुत इजी सी बात है यार, देखो किसी सेल के अंदर आप कितने ऑर्बिटल, किसी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ये कैलकुलेट करा जाता है एन स्क्वायर की वैल्यू। यानी अगर मैं बात करूंगा पहले सेल के लिए, यानी के सेल के लिए, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, उसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है विच इज 1s। ठीक है। दूसरा है अगर मैं 2 के बराबर मतलब n/2 की बात करूंगा तो उसका हो जाता है 4, उसमें बेसिकली 4 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से 4 ऑर्बिटल है, 2s, 2p, और 2p में 3 होते हैं, तो टोटल 4 ऑर्बिटल। यानी कि जो ऑर्बिटल की नंबर है वो तो n स्क्वायर से कैलकुलेट करी जाती है, और फॉर एनी सबसेल द स्पेशल अरेंजमेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाई -L2 प्लस n। देखो इसको तुम कैसे समझ सकते हो, यानी अगर हम जैसे आपके पास में कोई सबसेल है, सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या आ रही है, मान लो 2 है, ठीक है। यानी डी सबसेल आपका बेसिकली है। अब इस डी सबसेल के अंदर आपको पता है कहीं ना कहीं 5 डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर है। तो रिजल्टेंट अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, हम बेसिकली जब ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन करते हैं तो उसमें क्या कैसे वैल्यू लिखेंगे अपन, -2, -1, 0, +1, +2।
ठीक है, तो यही तो अपन ओरिएंटेशन की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो इंक्लूडिंग जीरो। इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही यहाँ पर ट्रू है। समझ में आ गया होगा, बड़ी ही इजीली हम लोगों को समझ, बहुत इजी सवाल। अगली अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट अबाउट एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। स्टेटमेंट वन क्या है? देखिए हेनरी मोरले जो सर थे, आपको पता है हेनरी मोरले सर ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जनरेट करी थी। उन्होंने ये बोला था कि एटॉमिक नंबर आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। इस पर्टिकुलर चीज को साबित करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन यूज करी थी, अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस पी। अब इसी इक्वेशन से तुम्हारा सवाल बन जाएगा, देखो जरा आप करके देखो। ए प्लॉट ऑफ अंडर रूट म्यू वर्सेस एटॉमिक मास इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि आप ऐसा ग्राफ बना ही नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई ग्राफ उन्होंने बनाया नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज, ए प्लॉट ऑफ अंडर रूट म्यू और म्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर इज ए स्ट्रेट लाइन। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? अगर मैं अंडर स्क्वायर रूट ऑफ न्यू और जेड के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सॉरी, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। यानी ऑप्शन टू यहाँ पर सही होगा, आई गेस, है ना? यही हमारा आंसर आना चाहिए। मतलब सिंपल सा आप मैथमेटिक्स लगाओगे, सिंपल से इक्वेशन में ये चीज देखनी है। ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो y बराबर एम एक्स माइनस सी वाला ग्राफ बनेगा। सॉरी, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है या फिर कैसा है? रिजल्टेंट मतलब ये सिंपल सा है, अपन इसको देख सकते हैं स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू के अकॉर्डिंग, ये अपना आंसर तुम लोग निकाल सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विद लोएस्ट एनर्जी इज और आर। पहला है 4s, ठीक है, दूसरे है 3p z, 3px, 3d x² माइनस वाई स्क्वायर, फिर है 3d z², फिर है 4pz, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एनर्जी का ऑर्डर चलता है वो किस प्रकार से चलता है? 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर आती है 2s की, और 2s और 2p की एनर्जी बराबर होती है, फिर आता है 3s, ठीक है, ये बराबर होता है 3p के, ये बराबर होता है 3d के, ठीक है। और फिर आता हमारा 4s बराबर 4p बराबर 4d। इस तरीके से दोनों चीजें आज चलेंगी। अब इसके अकॉर्डिंग तुम ये सवाल कर सकते हो, आपको क्या बोलना, लोएस्ट एनर्जी का बेसिकली बताना, लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी? एन बराबर 3 के लिए। अब इसमें तीन डी के डी के तीन ऑर्बिटल, डी के तीन ऑर्बिटल है, 3 n बराबर 3 के तीन ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, तीन सबसेल है, एक 3px है, एक d का है और एक दूसरा वाला भी d का है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो b है, c है और d है, ये लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स है। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी सी डी। कोई डाउट तो नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। देखो मैंने इक्वेशन, मैंने पूरा ऑर्डर लिख दिया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर सकते हो कि 4s 4p 4d की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं 3s 3p 3d से ज्यादा। समझ में आ गया? उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbital described by three quantum numbers will have same energy? तो देख लेते हैं, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हाइड्रोजन मतलब अगर ये सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, मतलब जो हमने हाइड्रोजन का ऑर्डर लिया है वही सेम ऑर्डर उसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं एक ही बात करूं तो उसके लिए एन की वैल्यू 1 है, मतलब 1, एल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 1s ऑर्बिटल है। दूसरी चीज, एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 0 मतलब 2s हो गया, ठीक है। फिर क्या बना? 2p, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर बात करूं यहाँ पे, आप 2px या 2py की बात कर सकते हो, ठीक है। फिर डी की अगर बात करें अपन, डी में कौन है? 3p, ये भी 3px 3py के फॉर्म में हो गया। फिर अपना ई की अगर बात करें अपन लोग, तो ये क्या हो जाएगा? 3d z स्क्वायर,
ठीक है, इस तरीके से अपन लोग देख सकते हैं। अब हमको क्या बताना है कि किनकी एनर्जी सेम है। अब सेम एनर्जी किस किस की हो सकती है? सेम एनर्जी देखिए जरा यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ, बी और सी हो सकते हैं या फिर डी और ई हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे विल हैव सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो सेम एनर्जी रखेंगे। बी और सी, 2s और 2p क्या सेम एनर्जी रखेंगे? और 3p और 3dz²। तो कहीं ना कहीं इसमें आंसर हमारा बी और सी वाला होना चाहिए, यानी ऑप्शन वन कहीं ना कहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शन बिलो, मतलब बी और सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 28 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया था। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि बेसिक बहुत मतलब एक ही टाइप के सवाल हैं, तीनों चारों जो चल रहे हैं वो एक ही टाइप के सवाल हैं कि अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, इनकरेक्ट ऑर्डर ढूंढना है। इनकरेक्ट ऑर्डर देखिए, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मैंने क्या बताया, 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर आया 2s, फिर आया 2p, उससे कम है फिर मतलब इससे ज्यादा है 3s बराबर 3p बराबर 3d। ठीक है, फिर आएगा हमारा 4s बराबर 4p बराबर 4d। इस तरीके से ऑर्डर चलेगा। अब पहला ऑर्डर सही है, दूसरा ऑर्डर बिल्कुल सही है, तीसरा ऑर्डर 1s 2s 2p, अरे 2s और 2p की एनर्जी तो सेम थी, ये मतलब कम ज्यादा क्यों कर दी है, इसका मतलब ये आपका इनकरेक्ट है, मतलब सी हमारा होगा एक तो। और यहाँ पर देखो 1s 2s 4s, 4s की एनर्जी 3d से कम कर दी, लेकिन है क्या, 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो सी और डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाए। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। क्या हमें सवाल को इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए? एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिकली ये सवाल नहीं है, तो यहाँ पे डिस्कस अपन वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सवाल आ गया तो एक बार तो बता ही देता हूँ आपको। जो कि 29 शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया है। द रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यहाँ पर जो हमको गिवन है, तो आपको पता है चार्ज जितना ज्यादा होता है उसकी रेडियाई उतनी ही कम होती है। तो ये स्टेटमेंट का ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो बहुत ही सही है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट वन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो बिल्कुल सही है। क्यों ज्यादा होती है, तो उसके पीछे पूरा का पूरा लॉजिक है कि इसके अंदर मैक्सिमम अपन 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अ, आप केवल 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी क्लोरीन में ज्यादा होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दैट विल बी हैविंग मोर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन फोर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if E naught is denoted as the Bohr radius of hydrogen atom, then what is the de Broglie wavelength of the electron present in the second orbit? देखिए अगेन वही चीज है, ए नॉट क्या है, हाइड्रोजन की रेडियस है। ठीक है, अब हमको ये पता है देयर इज रिलेशन इन बिटवीन दी डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड द रेडियस। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है एन लैम्बडा बराबर 2 पाई। अब ये R किसका है, हम ये मान के चल रहे हैं हाइड्रोजन एटम का ही है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू तुम मान के चल रहे हो n बराबर है 2, सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो ऐसा करते हैं, इस रेडियस को एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जहां पर n की वैल्यू 2 है, तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0.529, टू क्यों आएगा, वन आएगा ना, जेड की वैल्यू तो वन ही है, 529 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया 4 इंटू 0.529। अब देखो जरा, ये जो ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 0.529 है, इसको हम ए नोट मान सकते हैं। यानी जो आर है बेसिकली हाइड्रोजन की फॉर द सेकंड ऑर्बिट, ये किसके बराबर आ गई है, इट इज इक्वल टू 4 ए नोट के बराबर। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आएगी, लैम्बडा बराबर 2 पाई इंटू 4 ए नॉट
डिवाइड बाई टू, इट मीन्स क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे टू रखोगे ना आप लोग, तो लैम्डा बराबर टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो 4 पाई ए नॉट यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, है ना, ये रहा। मैंने तो एन की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, तो अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करोगे तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, जो एन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको टू को टू रहने दो, एन, तो यहाँ पे ये बराबर हो, सॉरी फोर नहीं आएगा, रुको, गलती कर दी दोबारा से। यहाँ पे क्या होगा, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 पाई ए नॉट डिवाइड बाई एन बराबर हो जाएगा लैम्डा, यानी ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे सही होने वाला। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस थोड़ा सा तुमको कंसेप्ट का आइडिया है, इस पर्टिकुलर रिलेशन का अगर आइडिया है तो सवाल तुम लोगों से बन जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल, हो सकता है सवाल आपको देखने में डरावना लगे, लेकिन बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। और तुम लोग तो मैथमेटिक्स के हो, बायोलॉजी वाले होते हैं, या फिर जो नीट की तैयारी करते हैं, तो हो सकता है उनका थोड़ा थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, आपको ग्राफ की आइडिया बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो मुझे ये बताओ, क्या एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बीच में एक रिलेशन है? सर हमको याद नहीं है। अरे यार, तुमको ये इक्वेशन याद नहीं है, ये फॉर्मूला ऑफ एनर्जी याद नहीं है, -z² अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर याद है। अब मुझे ये बताओ, एनर्जी और एटॉमिक नंबर में किस प्रकार का रिलेशन है? माइनस लगा हुआ है, वैसे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह तुम लोग इसको ट्रीट करोगे। तो ये हो गया कहीं ना कहीं इस तरीके से। और तुम लोग मैथमेटिक्स के बंदे हो, तो तुमको ये भी पता है कि ये डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर के अंदर चल रहा है, तो ये घटेगी तो सही, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो क्या आएगी, कुछ इस प्रकार की लाइन ऐसे दिखेगी, ये वाला लाइन अपन को दिखेगा। तो यहाँ पे ये और ये तो इस वजह से कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि इसमें तो इंक्रीज करता हुआ दिखा रहा है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज होती है, जैसे जैसे अपन जेड की नंबर बढ़ाते हैं, तो एनर्जी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती हुई चली जाती है। क्या ऐसा सही है? हाँ, फॉर्मूला तो यही कह रहा है। ठीक है, अब ये लाइन इस वजह से नेग्लेक्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर टर्म मतलब डायरेक्ट जेड की पावर 1 नहीं है, जेड की पावर 2 है। ठीक है, जब भी जैसे अपन ग्राफ की बात करते हैं, ई या फिर नॉर्मल अपन जैसे एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन वाला ग्राफ चलता है, तो वो किस प्रकार का ग्राफ होता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अगर मैं -n लिखूंगा तो वो ग्राफ कैसे चलेगा, वो इस तरीके से नीचे जो इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन, देखने में हो सकता है बहुत बड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन सवाल बहुत इजी सा है, करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई simultaneously with a arbitrary precision both the linear momentum and the position of a particle जैसे कि इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी पार्टिकल की पोजीशन और लीनियर मोमेंटम प्रिसियसली और साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना इजी टास्क नहीं, या फिर कैलकुलेट कर ही नहीं जा सकते। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पे करेक्ट। बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की, इफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, ये क्या है, इक्वल है, यानी कि जो साइंटिस्ट है या फिर जो एग्जामिनर है वो कह रहा है कि ये दोनों बराबर हो जाए, कोई हाइपोथेटिकल केस मान लिया, ये किसके बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और हम ये भी मान के चलेंगे क्योंकि लीनियर मोमेंटम कहीं ना कहीं किसके बराबर होता है, एमबी के बराबर होता है, तो हम ऐसा करते हैं, ये एमबी के बराबर मैंने मान लिया। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आया। अब ये कह रहा है कि देन द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर एम डेल्टा बी बनेगी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी वो इस चीज के बराबर आएगी, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए हो क्या है,
नॉर्मल इक्वेशन, इसको अगर मैं इक्वेशन वन मान रहा हूँ, ये जो इक्वेशन टू से वैल्यू है इनको मैं इक्वेशन वन के अंदर पुट करके देखता हूँ, तो होगा क्या, एम डेल्टा वी डॉट एम डेल्टा वी, यहाँ तक समझ में आया, इक्वल और ग्रेटर देन, क्या होगा, इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई, ठीक है। अब क्या करोगे, मैं इसको बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको डेल्टा बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो डेल्टा बी का स्क्वायर और जो एम स्क्वायर है उसको मैंने राइट साइड में भेज दिया, तो ये इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई इंटू वन अपॉन एम का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो डेल्टा बी इक्वल और ग्रेटर देन अंडर रूट एच अपॉन टू का, मतलब फोर का तो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होगा, टू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, वन अपॉन टू का मेथड लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो क्या यही इक्वेशन ऊपर देखने को मिल रही है, अगर यही देखने को मिल रही है मतलब हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी सही होगा और स्टेटमेंट वन भी सही होगा, तो आई थिंक यही इक्वेशन हमको देखने को मिल रही है। कहने का मतलब स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट वन दोनों ही, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही यहाँ पर ट्रू है, यानी ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। और दीदी सर देखने में सवाल बहुत तगड़ा सा लग रहा है और डरावना सा लग रहा है, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पर्टिकुलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर से जितने भी सवाल आए थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग की टेकअवेज ले सकते हो कि फाइंडिंग्स की अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, कौन कौन सा फॉर्मूला बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो पर्टिकुलरली वन अपॉन लैम्बडा वाला जो फॉर्मूला था, वन अपॉन लैम्बडा आर एच डॉट जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। तीसरी चीज है क्वांटम नंबर के बारे में तुमको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वांटम नंबर है, कैसे उनसे हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है, कैसे उनकी एनर्जी डिसाइड करते हैं। चौथी चीज हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो चीजें होती है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक सवाल डी ब्रोगली वाला भी पूछा गया था, डी ब्रोगली से रिलेटेड था, जहाँ पे अपन ने ये चीज यूज करी थी, क्या यूज करी थी, एन लेमडा बराबर टू पाई आर, जो रेडियस टू पाई आर इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेव ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो तुमको देख के समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो दिस इज अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगली जो वीडियो आने वाली है, अगेन हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, तो आई गेस दिस अगली जो वीडियो है वो स्टेट्स ऑफ द मैटर पे होने वाली है। थैंक यू।